नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी और पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम लगभग 15+ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन देखे आज ही क्लास में रखे गए हैं वो सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली कक्षाओं में या पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। यदि और साथ के साथ आपको अपना एक रफ और एक पेंसिल लेके बैठनी है और क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? सब बातें तो आप बताएं मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है, तो बताएं भैया इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करे, उसके जजों की संख्या को नियंत्रित करे, घटाए, बढ़ाए और यदि जज काम अच्छे से नहीं कर रहा तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाए। तो इन सब बातों की तो चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यह कहाँ पर? आपके संसद के अंदर। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए? तो देखिए जब बात करें सुप्रीम कोर्ट की भाषा तो वो आपने सुना होगा एक आर्टिकल नंबर 348, आर्टिकल नंबर 348 का सब क्लोज है 348 अनुच्छेद 348 का सब क्लोज ए। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाएगी। तो आपकी कौन सी भी अंग्रेजी भाषा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाएगी, आर्टिकल 348 के सब क्लोज 1 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ठीक है, और मतलब टाइप में मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की किस समस्या का निरीक्षण कर सकता है? किस संस्था ले रहे हो इसको, संस्था किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या? नहीं भैया। क्या संसद का निरीक्षण? नहीं। संसद द्वारा बनाए गए कानून का निरीक्षण कर सकता, संसद का निरीक्षण नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन आयोग का नहीं कर सकता, लेकिन आपने अधीनस्थ न्यायालय है उनका निरीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए यदि कोई संसद ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है उसका निरीक्षण करेगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 133, 34, 127, 226, 227 के तहत इन सब कानूनों का निरीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन संसद का निरीक्षण नहीं कर सकता, संसद द्वारा बनाए गए कानून का निरीक्षण कर सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत में न्यायपालिका है क्या? भारत में न्यायपालिका है बताएं भैया। आरआरबी, ईसीएम, जीई सेकंड 2015 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि भाई कार्यपालिका अधीन रहकर काम कर रही है, नहीं। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सुनवाई कहाँ होती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव कराता कौन है? चुनाव कराता है आपका निर्वाचन आयोग, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई चुनाव कराता है, लेकिन जिसमें कुछ विवाद पाया जाता है उसकी सुनवाई होती है आपके कहाँ पर भैया? सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा भैया? प्रारंभिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो विवाद हैं उनको सुलझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव के विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, मैंने आपको अभी बताया। इसका मौलिक अधिकार है, परामर्श करने का अधिकार है, पुनर्वाही का अधिकार है या फिर चहुमुखी अधिकार है।
तो बताइए भैया कौन सा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का उसके विवादों को सुलझाने का। एक में जब राइट ऑफ की बात करें तो क्या होगा, जब राइट ऑफ की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं उनको सुलझाने का। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं। भाई देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है। देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो किससे परामर्श ले सकते हैं भैया, आपके सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143 के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। लेकिन परामर्श लेंगे, लेकिन परामर्श कैसा होगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मान ही ले। परामर्श कैसा होगा, परामर्श होगा सलाहकारी होगा। मैंने सलाहकारी क्यों लिखा, बाध्यकारी लिख सकते हैं उसको भी, राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या ना माने वो राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 143 के अनुसार परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, कौन से अनुच्छेद में बनाया गया, मैंने आपको अभी बताया। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, परामर्शदात्री बनाया गया है कौन से आर्टिकल में। तो देखिए आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143 में परामर्शदात्री बनाया गया है। क्या बनाया गया भैया, परामर्शदात्री। अब इन सभी ऑप्शन की बात करेंगे एक बार। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्थापना, सुप्रीम कोर्ट स्थापना, जज नियुक्ति और जज पर महाभियोग भी कहां पर है, इसी आर्टिकल में है। महाभियोग की प्रक्रिया भी इसी आर्टिकल में है, जजों पर महाभियोग। आर्टिकल 137 में है अपने निर्णय का निरीक्षण करना, अपने निर्णय का निरीक्षण, अपने निर्णय का निरीक्षण क्या है भैया, इसी आर्टिकल में है। आर्टिकल 148, आर्टिकल देखिए 148 इस आर्टिकल में क्या है, इसमें भैया भारत के सीएजी के बारे में बताया गया है। भारत के सीएजी आर्टिकल नंबर 148 नियंत्रकों और मामले का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है। तो देखिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, किसको प्राप्त है। यहाँ पर एक ऑप्शन और बना लेंगे ई करके, ए ऑप्शन नंबर ई लिख लेंगे, ए व बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए व बी दोनों को क्या प्राप्त है भैया, पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। पता क्या, सुप्रीम संसद ने कोई कानून बनाया, पुनरावलोकन का है भैया, संसद ने कोई कानून बनाया, कानूनों की जांच करना। दूसरा यहीं पर अपने निर्णय का निरीक्षण, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसे ई राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल पहला, मूल अधिकारों का हनन होने पर संसद सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा, पहले में बातें बताई गई हैं। आर्टिकल नंबर 32 अभिलेख रिट जारी कर सकता सुप्रीम कोर्ट। तीसरा आर्टिकल नंबर 133, 134, 226, 227 ये सब किससे संबंधित है भैया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निरीक्षण का क्या अर्थ है, न्यायिक निरीक्षण का क्या अर्थ है, फिर यहीं पर ये बातें बताई गई हैं। न्यायिक निरीक्षण का क्या अर्थ है, तो बताइए भैया, न्यायिक निरीक्षण स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, या कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण है भैया न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया। अब देखिए क्यों है ये, संसद को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है संविधान का संरक्षक होने का। ये देखिए संसद कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो संविधान का उल्लंघन करती हो। अब देखिए संविधान, संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया जो संसद ने कोई कानून ऐसा बनाया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है भाई हम उस कानून पे क्या करें, रद्द कर दें, हम उस कानून को रद्द कर दें। तो वही व्यवस्था यहाँ पर बताइए, कानूनों का वैधता का पुनरीक्षण, संसद कोई कानून ऐसा ना बना दे जिससे संविधान का अतिक्रमण हो। यदि संविधान का अतिक्रमण होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देता है। आर्टिकल 13 के अनुसार तो मूल अधिकारों से संबंधित बातें हैं और मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में 1973 में फैसला आया था कि संविधान संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा, मूल ढांचे के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, भारत और यूएसए दोनों में है, या फिर आपके केवल यूएसए में है, केवल यूके में है। तो यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की यदि हम बात करेंगे तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत और यूएसए दोनों में है। और लिख लेंगे नोट करके यहीं पर लिख लेंगे, भारत ने कहां से लिया है, भारत ने यूएसए से लिया है, भारत ने यूएसए से लिया है, भारत ने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे, मिट गए थे, तो मैंने हाथ से लिख दिए भाई, परामर्शदात्री है, अपीलीय है, संवैधानिक है, या फिर प्रारंभिक क्षेत्र या फिर मूल है। देखिए विवादों का केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं, जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं उच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में, या इनमें से किसी में नहीं। एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया गया। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो वो क्या होगा भाई, वो होगा उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। और भैया सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा आर्टिकल के अनुसार जा सकते हैं, अनुच्छेद कौन से हैं जिनके अनुसार जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका 133 और 134 का सब क्लॉज 1 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय में 226, 227 के अनुसार जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ऑप्शन नंबर कौन था, सी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, किसको हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है भैया मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार, तो वो किसके पास भैया, वो तो यहाँ पर कर सकते हैं प्रधानमंत्री, पीएम की सिफारिश, पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भाई मंत्री के परिषद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके पास है भैया, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा कर सकती है और लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, उपयुक्त सभी तो नहीं होंगे। संघ एवं लोकसभा के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, सिफारिश कर सकता है कि लोग क्या भैया, ये लोग संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें बर्खास्त करने का निर्देश दे सकता है, राष्ट्रपति ने हटा दें। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, निषेधाज्ञा या फिर परमादेश।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करता है। कितने प्रकार के भैया? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 में से बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, परमादेश भी है, प्रतिषेध भी है, लेकिन निषेधाज्ञा नहीं है। निषेधाज्ञा नहीं है। भाई देखिए, एक तो ये हुआ, 1 2 3, एक चौथा होता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा होता है, अधिकार परीक्षा। एक कौन सा होता है? एक और होता है निषेधाज्ञा से अलग होता है, वो प्रतिषेध। प्रतिषेध भी हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अमादेश देते हैं, और एक और था, तो कौन था हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी नहीं होता। तो देखिए किस प्रकार से होता है भाई, आपको पता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि मतलब पेश नहीं किया और उसके घर वाले कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करिए। या देखिए किस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर तो है नहीं, वो पुलिस उसे उठाकर ले गई और उसके घर वालों को नहीं बताया कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारे घर का सदस्य पुलिस ने उठा लिया, किसी अधिकारी ने उठा लिया, तो उस अधिकारी को अधिकार दिया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का। उस बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष करके दिखाइए, प्रत्यक्ष कीजिए। दूसरा आएगा अधिकार परीक्षा। किसी अधिकारी ने क्या किया? अपनी लिमिट के अधिकार से बाहर कार्य कर दिया, मतलब उसकी लिमिट तो इतना बड़ा कार्य करने की नहीं थी, उसने कोई ज्यादा बड़ा आदेश दे दिया या कोई ज्यादा बड़ा काम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा भाई तुमने किस अधिकार से कार्य कर दिया? आपका तो इतनी पावर है नहीं, आपने इतने अधिक पावर का यूज करके लिया, तो अधिकार परीक्षा वो होती है। तीसरा आएगा परमादेश। हम आदेश देते हैं इस काम को अभी कीजिए, परमादेश आ जाएगा, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है किसी कार्य को रद्द करना, मतलब कोई उच्चतम मतलब कोई ऐसा न्यायालय है जो उसकी शक्ति में तो इतना बड़ा निर्णय देना नहीं है। जैसे देखिए जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय फांसी दे दी, तो उसको फांसी तो नहीं देनी थी, उसके अधिकार में नहीं है, तो उससे क्या कहेंगे? हम इस व्यवस्था को या आपके फैसले के ऊपर रोक लगाते हैं, प्रतिषेध लगा देंगे। तीसरा जो 5वां आता वो आता आपका उत्प्रेरण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता? किसी निचली अदालत से कोई मुकदमा अपने पास मंगाना होता आपका उत्प्रेषण। तो यहाँ से इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए या फिर प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए परमादेश किसको जारी किया जाता है भैया? परमादेश किसको जारी किया जाता है? कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को किसी कर्मचारी को वेतन देने के लिए। तो भैया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी अधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? परमादेश, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और यहीं पर लिख लेंगे भैया एक प्रतिषेध। यहीं पर क्या लिख लेंगे? एक ऑप्शन नंबर ई करके लिख लेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, प्रतिषेध हो जाएगा। रद्द करने के लिए तो प्रतिषेध होता है। परमादेश मैंने आपको बताया, हम आदेश देते हैं किसी कार्य के लिए। दूसरा आएगा उत्प्रेरण, किसी निचली अदालत से कोई केस अपने पास मंगाना, उत्प्रेरण कहलाएगा। अधिकार परीक्षा, किसी अधिकारी से पूछना किस अधिकार के तहत आपने ये कार्य कर दिया, आपकी तो इतनी पावर नहीं है। दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी बंदी को हमारे सामने पेश कीजिए। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार। तो ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का पद परिभाषित हुआ। देखिए लाभ का पद परिभाषित किसने करा? लाभ का पद परिभाषित किसने करा? भाई संसद में कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, संसद में सदस्य बनने के लिए किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये लाभ के पद वाली बात दी थी आपके सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद को परिभाषित किया है। व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अपीलीय क्षेत्र के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो देखिए वो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है?
भाई 131, 132 नहीं है, 131 नहीं है, 132 में पीले क्षेत्राधिकार में, 134 एक को मिलाकर 132 नहीं है, 134 है लेकिन 132 नहीं है, तो 134 है और 133 भी है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपी से 2001 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो किसी विवाद में दिया था, तो देखिए भैया वो दिया था आपके गोरखनाथ, ए के गोपाल, केशवानंद भारती या फिर मेनका गांधी। वो दिया था आपके केशवानंद भारती विवाद 1973 में दिया था, 1973 में दिया था मूल ढांचे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भैया कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वाईवी चंद्रचूड़ कौन थे भैया? सर्वाधिक समय तक जज रहे थे, लगभग कितने 7 वर्ष 5 माह तक, 7 वर्ष 5 माह तक रहे थे, 7 वर्ष 5 माह तक जज रहे थे। अभी तक इनके जितना कार्यकाल किसी जज ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? ठीक है, फिर वही क्वेश्चन बन के आ गया, मैं आपको बताया हीरालाल जे कानिया तो कौन थे भैया? प्रथम जज थे। कौन थे? प्रथम जज थे। डीवाई चंद्रचूड़ 1978 से 1975 तक रहे थे, 1978 से 1985 तक रहे थे। कितने वर्षों तक रहे भैया जज? ये फिर 78 से 85 तक रहे, तो ये रहे थे लगभग 7 वर्ष 5 माह तक, 7 वर्ष 5 माह तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे वाईवी चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो कमल नारायण जी। कितने दिन तक रहे थे? लगभग कुल 17 दिन तक रहे थे कमल नारायण जी सुप्रीम कोर्ट के जज पर, केवल 17 दिन तक रहे। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रयागंत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार दिया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी तो होने चाहिए जिसको आप खोज कर देंगे। आप इसमें गूगल किताब वगैरह की सहायता ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें भाई, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखिए, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भैया इंदिरा जयसिंह, सुनंदा भंडार के, फातिमा बीबी या फिर लीला सेठ? कौन थी भैया? फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। प्रमुख की बात नहीं है, पहली महिला न्यायाधीश। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की, ध्यान रखना लैंग्वेज में, किसी उच्च न्यायालय की प्रमुख जज, प्रमुख न्यायाधीश थी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता और ऑप्शन देख करके चक्कर आ जाएगा, लीला सेठ है या फातिमा बीबी। वहीं पर आप इनमें दोनों से कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके नंबर कट जाएगा। तो आपको अपना नंबर बचाने के लिए इन दोनों को याद करना। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख नहीं रही लेकिन जज रही है फातिमा बीबी। दूसरा लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट की नहीं रही लेकिन उच्च न्यायालय की प्रमुख जज रही है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी 2002, आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? भाई लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है या फिर आपके राष्ट्रपति को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय किसको प्राप्त है? एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2010। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे एक बार। तो किसको प्राप्त है भैया अधिकार? वो प्राप्त है आपके सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल में? 93, 94, 95 तीन आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष की बात है। राष्ट्रपति 51 से लेकर 62 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 में। तो आर्टिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारता क्षेत्र में आते हैं। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच का मामला, केंद्र राज्यों के बीच का विवाद आएगा नहीं भैया, भैया सुप्रीम कोर्ट के तो अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट के तो अंडर में है, ध्यान रखना सुप्रीम, लेकिन उच्च के नहीं है, उच्च न्यायालय के नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो है, लेकिन किसके अंदर में नहीं है, उच्च न्यायालय के अंदर में नहीं है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी नहीं होगा। मूल अधिकार होगा भाई, मूल अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी होगा और उच्च न्यायालय में भी होगा। तो ये भी सही है। और यहीं पर एक ऑप्शन हो जाए संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, मतलब आपको ऑप्शन नंबर सी और डी, तो एक ऑप्शन ई लिख लेंगे, सी तथा डी दोनों, सी तथा डी दोनों। तो आपको कौन सा हो जाएगा, सी तथा डी दोनों यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। आईएएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब तो उन्होंने इसका आंसर क्या माना था, इन्होंने तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना था, लेकिन यदि एग्जाम पूछा जाए तो आप सी व डी दोनों लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 123, अनुच्छेद नंबर 129, 124 या फिर 143। तो भैया अभिलेख न्यायालय कौन सा होगा आपका 29। अभिलेख का मतलब क्या होता है, निर्णय जो दिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, निर्णय का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना। दूसरी मानहानि, दूसरी क्या लिखेंगे भैया, अवमानना में दोषी, अवमानना में दोषी भी कौन से आर्टिकल में होता, अवमानना में दंड भी आर्टिकल नंबर 129 के तहत दिया जाता। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करेंगे और यहाँ से क्या जाएगा भैया, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अनुसार दिया जाता, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जजों की नियुक्ति, जजों पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 124 में है। 143 सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह, लेकिन जो ये वाली सलाह दी जाती है, आपको बताया 143 में वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे वो पहले जज कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद संभाला था। आप इन क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, वो होता है आपकी भारत की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कोई क्वेश्चन वर्ड इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे मतलब किसके फैसले भारत के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन भारत के संचित न्याय से दिया जाता है। यूपीपीएससी एपीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, यहाँ से मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, एग्जाम बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का स्थान और एक तदर्थ न्यायाधीश, दो बातें मैं आपको यहाँ पे बता जा रहा हूँ। तो लिख लेंगे भाई सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सुप्रीम
कोर्ट का स्थान निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। और ये बातें वैकल्पिक हैं, वैकल्पिक है ये बातें सुप्रीम कोर्ट की स्थान निर्धारित कर सकते हैं अनुमति से। लिख लेंगे। तो दूसरी बात है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? देखिए तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वैसे न्यायाधीश होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में, लिख लेंगे, जब कोर्ट को कोरम पूर्ति में संख्या कम पड़ रही हो, संख्या कम पड़ रही हो, कम हो, तब तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अब देखिए कैसे भाई कोई फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले को लेकर के, मतलब किसी केस को लेकर के फैसला सुनाया, उसमें 15 जज बैठे हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके निरीक्षण करना चाहा दोबारा, भाई हम इस फैसले के ऊपर न्यायिक निरीक्षण करेंगे। तो उसमें उन 16 से अधिक जज बैठेंगे। भाई किसी केस का फैसला पलटना है तो 16 से अधिक जज बैठेंगे, क्योंकि पहले वाला फैसला 16 जजों ने मिलकर दिया था। तो अब अधिक जज तो सुप्रीम कोर्ट में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तदर्थ न्यायाधीश, मतलब पीजे नियुक्त करेंगे तदर्थ न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई। सुप्रीम कोर्ट आज हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही साथ में नेक्स्ट क्लास में।